आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। जनविरोध के आगे प्रशासन झुकता हुआ नजर आया। शराब की दुकानों को परमानेंट बंद करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद यह फैसला लिया गया। प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड नई आबकारी नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में सरकार द्वारा उन शराब की दुकानों को परमानेंट बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जहां हर बार स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिलता है। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिला आबकारी अधिकारियों को पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों से इस संबंध में सूचना मांगी है कि उनके जिले में कितनी ऐसी शराब की दुकानें हैं जहां पर हर वित्तीय वर्ष में शराब की दुकान खोले जाने पर स्थानीय लोगों का विरोध होता है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने सभी जिला अधिकारियों को जन विरोध और जन संवेदनाओं को देखते हुए नई शराब की उन दुकानों को परमानेंट बंद करने का दिशा निर्देश दे दिया है, जहां पर विरोध चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जन आक्रोश और मात्र शक्तियों की जन भावनाओं को देखते हुए इन दुकानों को बंद करने का फैसला मुख्यमंत्री के निर्देश में लिया गया। तो आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और जिन शराब की दुकानों को लेकर लगातार जन विरोध देखने को मिलता है, उन शराब की दुकानों को परमानेंट बंद करने का फैसला यहां पर आबकारी विभाग की तरफ से लिया गया है, जिसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। बता दें कि कई ऐसी दुकानें हैं जिनका स्थानीय लोग लगातार विरोध करते आ रहे हैं और ये विरोध लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसे में आबकारी विभाग ने संज्ञान लेते हुए इन दुकानों को परमानेंट बंद करने का फैसला ले लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आबकारी विभाग का ये बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आया है, जिसमें जिन शराब की दुकानों का लगातार विरोध जनता की तरफ से किया जा रहा है, आम जनमानस की तरफ से किया जा रहा है, उनको अब परमानेंट बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। देखिए सर, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगातार जिस तरह से शराब की दुकान को लेकर के कई बार जन आंदोलन हुए हैं और लोगों ने सड़क पर आकर आंदोलन भी किया है, खासतौर पर महिलाओं की अगर बात करें। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जो आर्थिकी है, यानी कि जो राजस्व है, वो शराब से ही मिलता है। यानी कि जो आबकारी है, आबकारी विभाग सबसे ज्यादा राजस्व जमा करने वाला विशेष डिपार्टमेंट है। तो ऐसे में तमाम जगहों पर जो नई जो शराब की दुकानें खुल रही थी, हालांकि अगर पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष जिन दुकानों का रिन्यूअल नहीं हुआ था उनको यथावत रखा गया है। यानी कि ये माना जाए कि लगभग 600 से ज्यादा जो दुकानें इस वक्त देहरादून में है, और उसके अलावा अगर हम पूरे प्रदेश भर की बात करें तो कई दुकानें हैं जहाँ पर जो नई दुकानें आबकारी विभाग के द्वारा खोली जा रही थी, उन पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी नाराजगी थी, और उसी को लेकर के जो आबकारी आयुक्त हैं हरीश सेमवाल, उन्होंने आदेश दिए हैं कि जो नई दुकान खुलेगी वो जनता को ध्यान में रखते हुए वो दुकानों को बंद करने के भी आदेश जारी हो चुके हैं। अब ये माना जाए कि जो दुकानें जो नहीं खुल रही हैं उन पर पूरी तरह से उसको बंद किया जाएगा, और जो पुरानी दुकानें हैं उनसे ही जो राजस्व है वो पर्याप्त निकाला जाएगा। उसके अलावा जो दुकानें हैं वही संचालित की जाएगी। हरीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आबकारी विभाग ने बड़ा आदेश तो यहाँ पर जारी कर दिया है, लेकिन राजस्व के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कितना बड़ा फैसला ये माना जा सकता है? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शासन ने जो ये आदेश जारी किया है, क्या वो कुछ ही जिलों के लिए है या फिर पूरे उत्तराखंड में अब ये आदेश लागू होगा? और जिन शराब की दुकानों का लंबे समय से हम देख रहे थे कि लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, अब क्या वो पूरी तरह से दुकानें बंद हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए साहिल, क्योंकि जो उत्तराखंड आबकारी डिपार्टमेंट की अगर बात करें, आबकारी विभाग की बात करें, तो हालांकि जो यहाँ पर उत्तराखंड में जो दुकानें इस समय संचालित हो रही हैं सिर्फ उनको ही यथावत रखने के आदेश हुए हैं, और जो नई दुकानें हैं उनको बंद करने के आदेश हो चुके हैं। और जो आबकारी सचिव हैं उनकी तरफ से उनकी तरफ से हरीश सेमवाल, उनकी तरफ से जो आदेश यहाँ पर जारी हुआ है, इनमें जो नई दुकानें हैं जो अभी हाल में खुली हुई हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा वो दुकानें जिनका जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है, यानी कि वो धार्मिक स्थलों पर या स्कूल के आसपास खुली गई दुकानें हैं उनको बंद करने के आदेश हुए हैं। पूरे समूचे उत्तराखंड की अगर बात करें तो सभी जगह ये कार्रवाई की जाएगी कि जो नई दुकानें जो खुली हैं उन्हें बंद करने के आदेश जो हैं उन पर ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में जबरदस्त भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ रही है। चारधाम यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 7 लाख के पार चारधाम यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है। तो चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। धीरे धीरे चारधाम यात्रियों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। हर दिन करीब 50 से 60 हजार तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा कर रहे हैं।
30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 7,17,803 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 28 लाख के पार पहुंच चुका है। इसमें 150 से ज्यादा देशों से 31,581 लोगों ने पंजीकरण कराया है। यूएसए, नेपाल, मलेशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से सबसे ज्यादा यात्रियों ने पंजीकरण कराया। तो अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता दें। 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ धाम में 2,91,060 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम की बात करें 1,39,789 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। गंगोत्री धाम में 65,883 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 1,60,885 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। उधर पंच केदारों में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान के साथ रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बार रुद्रनाथ की यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए वन प्रभाग की ओर से ईडीसी का गठन किया गया है। साथ ही यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। इस साल यात्रियों की धारण क्षमता के अनुरूप प्रतिदिन 140 श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। ऐसे में यात्रा के सुचारू संचालन के लिए केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की ओर से यात्रियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट तैयार की गई है, जिसमें रुद्रनाथ आने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा इस वर्ष वन प्रभाग की ओर से गठित ईडीसी के माध्यम से संचालित की जाएगी। तो इस बार हमने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से रजिस्ट्रेशन ओपन कर रखा है। अभी काफ़ी सारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। जो पहले एक गांव से चल रहा था, अभी 5 गांव से यात्रा चल रहा है और 5 गांव में भी रोजगार का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लोग के लिए। इसके अलावा हम बायो टॉयलेट्स का जो प्रॉमिस किया है वो भी अभी ट्रांसपोर्टिंग में है। बायो टॉयलेट्स आ रखा है, सगर गांव में पड़ा है। इसके अलावा हम जगह जगह में साइन बोर्ड्स लगा रहा है यात्रा के मार्ग में, ताकि लोग को पता चले कि वो रूट से नहीं अलग हो पाए। और हम इस साल से थोड़ा मेडिकल फैसिलिटीज़ के भी बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि उधर ऊपर ऑक्सीजन का दिक्कत हो सकता है अन्य किसी टूरिस्ट को। मैं टूरिस्ट से ये भी निवेदन करता हूँ कि आप रुद्रनाथ यात्रा को चलने से पहले आप मेडिकल एक बार चेकअप करवा दीजिए, और कोई स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो और अन्यथा इमरजेंसीज हो वो आप रुद्रनाथ यात्रा में आने के पहले थोड़ा चेकअप करने के बाद ही यात्रा करें। तो उत्तराखंड के मदरसों को हाईटेक बनाने और गुणवत्ता परक शिक्षा मुहैया कराने को लेकर मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने आ गए। हालांकि दोनों का कहना है कि बेहतर शिक्षा के लिए वो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मदरसा बोर्ड अपने अधीन के सभी मदरसों में क्या पढ़ाई कराता है इस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम अपने 117 मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस ही पढ़ाएंगे। वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि हमारे मदरसों में 2023 से एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। हमारे बच्चे भी वही पढ़ाई कर रहे हैं जो अन्य स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं। जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है वो अलग अलग बयान देते हैं। शमून कासमी ने कहा कि अब मदरसा बोर्ड का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। अब बिल्कुल सही है, 2 सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा, और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में।
लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और मैंडेटरी कोई बाहर का बच्चा हमारे मॉडर्न मदरसों में नहीं पढ़ेगा। उत्तराखंड के जो बच्चे होंगे केवल उन्हीं के लिए हमारे पास एडमिशन है। हम बाहरी बच्चों के लिए हमारे मॉडर्न मदरसों में कोई जगह नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम नहीं है। आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बाहरी बच्चों को किसी कीमत पर भी अपने मदरसों में आधुनिक एजुकेशन जो है सारे मदरसों को उपलब्ध करा रहा है और आपने देखा कि 96% बच्चे 2024 में उनमें सफल हुए। अब जो यहाँ जो वक्फ की संपत्ति पर मदरसे चल रहे हैं, अधिकतर उन्हीं मदरसों में वही मदरसे सील हुए हैं क्योंकि वो नियमित तौर से कहीं से रजिस्टर्ड नहीं थे। ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास जो मदरसे हैं वो बंद हुए हैं। तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो एक और सब्जेक्ट आया तहतानिया फौकानिया और उसका, तो आपको बताएं कि ये बिल्कुल जैसे गुरुकुलम के अंदर धर्मशास्त्र की एजुकेशन होती है और उसमें उसके साथ आधुनिक एजुकेशन दी जाती है। हमने आधुनिक एजुकेशन को धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ जोड़ा है ताकि वो बच्चे कल मेन स्ट्रीम से जुड़ करके अपने पैरों पे खड़े हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार का यही विज़न है कि हर बच्चा जो है उसे आधुनिक एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि वो समाज में अपना सर उठा करके स्वयं रोजगार हासिल कर सके। उधर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड की मलिन बस्तियों पर उजड़ने की तलवार को लटकाए रखना चाहती है ताकि चुनाव से पहले लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखाकर अध्यादेश लाकर बचाने का ढोंग रचा जा सके। बीजेपी ये षड्यंत्र पिछले 2 निकाय चुनाव से कर रही है। अब दूसरी बार भी जब अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है तब फिर से अध्यादेश लाने की तैयारी है, जबकि सरकार को कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करना चाहिए था ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो पाता। देखिए, सरकार कभी भी मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए जो है सीरियस नहीं रही। सरकार हमेशा इसे टालती रही, इसीलिए अध्यादेश लाके ये कांग्रेस पार्टी की देन थी कि अगर हम सरकार में वापस आ जाते तो अब तक ये जो मलिन बस्तियां हैं इन पे उनका मालिकाना हक हो जाता। सरकार ये 1-1 साल 2-2 साल का जो टाइम है ये बढ़ाती जाती है। जब चुनाव आते हैं तो मलिन बस्तियों के लोगों की उन्हें याद आती है, चुनाव चले जाते हैं ये मलिन बस्तियों के लोगों को भूल जाते हैं। तो आज सरकार को ये बताना पड़ेगा कि मलिन बस्तियों पे रहने वालों के जो सर पे तलवार लटकी हुई है जो है ध्वस्तीकरण की, इसकी जिम्मेदार इसका कौन है और उनके विषय में सरकार क्या सोचती है, उनको क्या सुरक्षा प्रदान करेगी। और ये मुझे लगता है भाजपा सरकार के लिए एक बहुत जो है सीरियस बात होनी चाहिए आज के दौर पे, क्योंकि हजारों लोग वहां रहते हैं, वो उनके ऊपर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। उधर जल जीवन मिशन के तहत अब प्रदेश के जल स्रोतों की गुणवत्ता परखी जाएगी। इसके पीछे का मकसद प्रदेश के लोगों को साफ पानी मुहैया कराना है। ये बात जल जीवन मिशन के निदेशक ने कही। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि मानसून से पहले और मानसून के बाद वाटर टेस्टिंग की जाएगी ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अधूरी योजनाओं को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हैं। आज जल जीवन मिशन के संदर्भ में एपेक्स जो शीर्ष हमारी कमेटी है माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जल जीवन मिशन का रिव्यू आज किया गया है और इसमें निर्देशित किया गया है कि दिसंबर 26 तक हम लोगों को अपनी जो भी अधूरी योजनाएं हैं उनको पूर्ण कर लेना है। सभी योजनाओं का जो ड्राइंग है उसको पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करना है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 15,000 किलोमीटर का हमारा अपलोड हो गया है और हमें लगभग 70,000 के आसपास अभी टारगेट हमको मिला है करने का। तो पीएम गतिशक्ति के बारे में भी रिव्यू किया गया है और ये प्रयास है कि सभी जगह जो वाटर क्वालिटी है उसकी भी टेस्टिंग की जाए, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। उसके बारे में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि समय से वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग कराई जाए और लोगों को बताया जाए कि पानी की गुणवत्ता कैसी है और यदि कहीं किसी भी पानी के स्रोत में या किसी वाटर क्वालिटी का कोई इशू आता है तो जल निगम जल संस्थान उसको एड्रेस करेंगे विदिन 24 आवर्स ताकि लोगों को साफ स्वच्छ पानी हम पहुंचा सकें। उधर दून अस्पताल में ओपीडी में हर रोज करीब 3,000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा सैकड़ों मरीज भर्ती भी रहते हैं, जबकि इमरजेंसी में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं। लेकिन अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इस लापरवाही से किसी समय बड़ी अनहोनी होने का खतरा भी बना हुआ है। दरअसल दून अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान कई खामियां मिली। दमकल विभाग की टीम ने फायर वाटर पंप को शुरू किया तो उसकी बैटरी ही नहीं चली। 4 अग्निशमन यंत्र भी खराब मिले।
इससे ये पता चलता है कि लंबे समय से फायर सेफ्टी का रिहर्सल नहीं किया गया था। ये सब तब सामने आया है जब हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पूरे देश में सुरक्षा मॉक ड्रिल की गई। ऐसे में दून अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम फेल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। हमने अपनी टीम को भेजा था कल, जो है ये गए और जिन्होंने चेक किया अपनी टीम के साथ, जो हमारे इंचार्ज साहब जो फायर स्टेशन के हैं, तो इन्होंने वहाँ कमियां पाई। उनके जो पंप ऑटो मोड पे नहीं थे और डीजल पंप की जो है बैटरी नहीं थी उसमें, कि जो कि मतलब गलत है, बहुत ही गलत है, क्योंकि जो ये घटना कब हो जाएगी किसी को पता नहीं होता। तो उसको सदैव 24/7 कार्यशील रखना होता। तो इसको कार्यशील रखने के लिए आज हम उनको पत्र भेज रहे हैं अपने कल के इंस्पेक्शन की दृष्टि में, और साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि हम डीएम साहब को भी कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उनको निर्देशित करें कि इतने सेंसिटिव प्लेस की जो है अग्निशमन व्यवस्था सदैव कार्यशील रखने का निर्देश देने का कष्ट करें। हल्द्वानी उपजिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ लाल कुआं क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उपजिलाधिकारी ने संबंधित प्रशासनिक टीम के साथ विभिन्न कॉलोनियों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए नालों और जलभराव की स्थिति से प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने जलभराव की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए जल निकासी व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने, नालों की सफाई कार्य में तेजी लाने के लिए भी कहा। तो भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में एक बड़ी सेंधमारी की साजिश का सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते खुलासा किया है। पंजाब के भटिंडा आर्मी कैंट से एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि भटिंडा आर्मी कैंट से गिरफ्तार हुआ जासूस लक्सर कोतवाली क्षेत्र के डासनी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रकीब पिछले 5 सालों से भटिंडा में सेना के कैंट एरिया में दर्जी का काम कर रहा था। इसी दौरान वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जुड़ गया और आर्मी की संवेदनशील जानकारी बाहर भेजने लगा। हरिद्वार एसएसपी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रकीब के परिवार के अन्य सदस्य भी विभिन्न शहरों में सिलाई का काम करते हैं। जांच एजेंसियों को अगर रकीब के संबंध में कुछ और संदिग्ध सुराग मिलते हैं तो हरिद्वार पुलिस उन्हें पूरा सहयोग भी करेगी। भटिंडा सैन छावनी में राकिब पुत्र इकबाल, जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वो लक्सर के डॉसनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके वेरोबॉट्स के बारे में चेक किया गया, निजानकारी की गई, तो ये बात संज्ञान में आई है कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं वो भी अलग अलग जगह पे टेलरिंग का काम करते हैं, और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। और अगर कोई सूचना या इस तरीके की कोई भी साझा करने की बात आएगी तो हरिद्वार पुलिस इसमें अभी कार्य कर रही है, और जो भी एजेंसी इसमें लगी हैं या इस पर जो भी आगे जो कार्रवाई करेंगी या शब्द पूछताछ की जाएंगी, उसमें हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। रुड़की के झबरेड़ा थाना इलाके में खेत से अवैध खनन की सूचना पर पुलिस ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और पोकलैंड मशीन को मौके से पकड़ा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक खेत से पोकलैंड मशीन की द्वारा मिट्टी खोदकर ट्रैक्टर ट्रॉली से दूसरी जगह डाली जा रही है। वहीं खनन करने की कोई परमिशन न दिखाए जाने पर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और पोकलैंड को कब्जे में ले लिया। एसपी देहात ने कहा कि मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया गया है और उन पर जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जाएगी। बोला हुआ था तो पता लगा कि कोई शख्स अपने खुद के खेत से ही कोई मिट्टी उठाने का कुछ ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया। उसके पास परमिशन है या नहीं है, इस बात को तस्दीक करने के लिए थाने पर वो ट्रैक्टर और वो जो गाड़ी आप बता रहे हैं उसको खड़ा किया गया है, और उसमें मैंने निर्देश दिया कि जो यथोचित है वो कार्रवाई करेंगे। अगर परमिशन है तो ओके, अदरवाइज उसमें जो आगे चालान की कार्रवाई वो होगी। तो 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में CBRI ने एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। खंडर से लचीलापन सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 2015 नेपाल भूकंप से सबक शीर्षक पर वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप और भूस्खलन के जनहानि से बचने के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना होगा। हेल्थ और एग्जीक्यूशन सेंटर को और मजबूत करना होगा। विशेषज्ञों ने कमजोर इमारतों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों को फिर से तैयार करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। नेपाल अर्थक्वेक 2015 में आया था। 2 अर्थक्वेक आए थे, तो बड़े बड़े अर्थक्वेक, एक 7.8 मैग्नीट्यूड था और एक 7.3 मैग्नीट्यूड था। अप्रैल 25 को एक आया था और मई 12 को एक आया था। तो उसके 10 साल हुए हैं। तो 10 साल में हम लोगों ने क्या सीखा है, तो अर्थक्वेक मतलब भूकंप विरोधी बिल्डिंग कैसे बनाते हैं करके उसके ऊपर तो पूरे देश से जो वैज्ञानिक है, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, वो लोग इसमें अटेंड करे हैं और जो नए नए जानकारियां हैं वो दिए हैं। तो कैसे
सस्ते में टिकाऊ मकान बनाना है। और उसके साथ साथ जो CSIR CBRI ने एक नेपाल रिबिल्डिंग का प्रोजेक्ट किया था, उसमें हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर ये दोनों में काम किया था। तो नशा तस्करी पर हरिद्वार पुलिस का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। थाना खानपुर पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए प्रहलादपुर गांव में घने जंगलों के पास अवैध कच्ची शराब बनाने के लिए रखी करीब 250 लीटर लाहन को नष्ट कर दिया गया। छापेमारी की भनक लगते ही अवैध कच्ची शराब बनाने वाले मौके से फरार हो गए। पुलिस अवैध कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते पुलिस द्वारा इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया है। तो 2500 लीटर लाहन को नष्ट किया गया है। उधर रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके के डाडा जलालपुर में दो पक्षों में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले बाइक खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बच्चों में झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। गांव में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी देहात ने कहा कि 2 दिन पूर्व बाइक खड़ी करने को लेकर बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन कुछ लोग इसे बड़े विवाद का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेवजह गांव का माहौल खराब करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।